आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर 17 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व अर्थात तटस्था वक्र। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या तटस्था वक्र विश्लेषण क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तटस्था वक्र के विश्लेषण का जो संक्षिप्त इतिहास है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यदि हम बात करें तटस्था वक्र या इसी को अपन उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, उसी को अपन तटस्था वक्र भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व का विश्लेषण यदि हम करें तो इसका प्रारंभ 1871 में अंग्रेज अर्थशास्त्री जो एजवर्थ हुए हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन प्रारंभ किया था। 1906 में इटालियन अर्थशास्त्री पेरेटो ने एजवर्थ की रीति को अपनाया और पेरेटो ने ही एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि उपयोगिता एक मानसिक तत्व है जिसे केवल वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। यह हमेशा स्थिर भी नहीं रहती है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि ये मानवीय व्यक्ति के मानवीय स्वभाव का अध्ययन करता है, तो मानसिकता समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यह हमेशा स्थिर भी नहीं रहती है, परिणामतः इसका संख्यात्मक माप भी संभव नहीं होता है। 1915 में रूसी अर्थशास्त्री हुए हैं स्लटस्की, जिन्होंने पेरेटो की इस विधि की व्याख्या की थी, लेकिन रूसी भाषा में होने के कारण और प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल के कारण उस व्याख्या को विशेष महत्व नहीं मिल सका। 1938 में प्रोफेसर हिक्स ने स्वयं अपनी जो उनकी पुस्तक रही है वैल्यू एंड कैपिटल में इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र विश्लेषण की विस्तृत रूप से व्याख्या दी है। इस कार्य में हिक्स ने सीमांत उपयोगिता की जगह, जिसको अपन मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इसकी जगह पर स्थानापन्न दर सब्स्टिट्यूशन रेट शब्द का प्रयोग किया है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हिक्स। हिक्स का कॉन्सेप्ट क्या रहा है उसकी बात करेंगे। हिक्स के अनुसार सीमांत उपयोगिता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। प्रोफेसर हिक्स ने ही लिखा है कि उपयोगिता ह्रास नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का सिद्धांत प्रयोग करना केवल भाषांतर ही नहीं है, वरन यह इस सिद्धांत की नींव में एक धनात्मक या ठोस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब बात करेंगे उदासीनता वक्र की जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी बात करेंगे। डेफिनेशन में इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में प्रोफेसर जे.के. ईस्थम की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु है। तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ या उदासीन रहता है, इसलिए इन्हें उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ऐसा ही प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है। बोल्डिंग के अनुसार समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को कॉम्बिनेशन को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। अब बात करेंगे असेम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है इसकी कुछ मान्यताएं असेम्पशंस होती हैं, जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में भी आपको बताया था। असेम्पशंस या मान्यताएं वह कहलाती हैं जब वो सिद्धांत या कोई भी पर्टिकुलर सिद्धांत है जब वो फॉलो किया जाता है तो इन चीज़ों को, इन बातों को कांस्टेंट या स्थिर मान लिया जाता है। जैसे इन्होंने कहा उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अर्थात रेशन तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है उसके पास जो सीमित आय होती है तो उसको इतना विवेक होना चाहिए कि अपनी आय को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो ज़रूरी उपयोगी वस्तुएं हैं उन पर अपनी आय को सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए और सेकेंड उनकी सेकेंडरी वस्तु होती है उसको उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। सेकेंड है अपना क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। जैसा कि अपन ने ये पहले भी मार्शल ने कहा है, उपयोगिता कैसा है, उपभोक्ता जो होता है उसमें जो उपयोगिता होती है उसमें क्रमवाचक मतलब कहना चाहिए कि उसमें वरीयता प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि उसका संख्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है।
विभाजित एवं समरूप वस्तुएं डिवाइडेबल एंड होमोजीनियस गुड्स, जो वस्तुएं उपभोक्ता जिन वस्तुओं से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है वो वस्तुएं विभाजित होना चाहिए और एक दूसरे के समरूप भी होना चाहिए। दुर्बल क्रमबद्धता, वीक ऑर्डनिंग, वीक ऑर्डनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका कहना ये है कि जब ये उदासीनता वक्र की विशेषताएं को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जब दो वस्तुओं का संयोग या कॉम्बिनेशन प्राप्त करते हैं तो दोनों वस्तुओं के प्रति जो उपभोक्ता होता है वह कांस्टेंट उदासीन हो जाता है। यदि वह चाहे कि अपने दो संयोग में से एक को वरीयता दे और दूसरे को ना दे तो ऐसा करना संभव नहीं है। सक्रमकता, ट्रांसिटिविटी क्या होती है कि यदि सपोज करें उपभोक्ता को ए संयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है बी की अपेक्षा और बी से अधिक संतुष्टि प्राप्ति हो रही है सी की अपेक्षा, या अपन कहें ए से बी से अधिक संतुष्टि प्राप्ति हो रही है, बी से सी से अधिक संतुष्टि प्राप्ति हो रही है, तो सी वरीयता रहेगी, सी की वरीयता रहेगी किसकी अपेक्षा, ए के अपेक्षा भी सी की वरीयता ट्रांसिटिव बनी रहेगी। नेक्स्ट है अपना चुनाव में संगति, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। जब उपभोक्ता किसी वस्तु को चुनाव करता है तो उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहना बहुत आवश्यक है, अर्थात जो कंसिस्टेंसी आज बनी हुई है वह कल भी उसको बरकरार रखना पड़ेगा उस उपभोक्ता के लिए। मतलब जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है और जिससे उसको अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है उसको आज की अपेक्षा कल भी उसको इसी तरह से उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे जैसे कोई भी उपभोक्ता अपनी वस्तुओं की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कमी आने लगती है, जिसको अपन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम बात करेंगे इंडिफरेंस शेड्यूल, तटस्थता वक्र की ये विशेषताएं हैं। उसके पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसमें अपन को इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस तटस्थता तालिका मैप जिसको बोलते हैं। तटस्थता तालिका इंडिफरेंस शेड्यूल दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न विषयों की संसूची होती है जो किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देती है। जैसे प्रोफेसर हिक्स के अनुसार यदि उपभोक्ता की सपोज करो मांग क्या है, स्थिर रहती है तथा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु के उपभोग का त्याग सेक्रीफाई करना पड़ता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, तटस्थता तालिका या इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं। जैसा कि टेबल से स्पष्ट है, टेबल में हमने एक संयोग लिए हैं ए बी सी डी, 4 संयोग कॉम्बिनेशन लिए हैं। उन संयोगों पर एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, स्टार्टिंग में 1 2 3 4, एक्स वस्तु की मात्रा के 1 2 3 4 है और वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, 15 है, 10 है, 6 है, 3 है। टेबल से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जब फर्स्ट ए संयोग के बिंदु पर एक्स वस्तु की मात्रा कितनी 1 इकाई के बराबर है और वाई वस्तु कितनी है 15 है, तो हमारा सब्स्टिट्यूट मार्जिनल सब्स्टिट्यूट क्या है, कुछ भी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्योंकि हमें दो संयोग के कॉम्बिनेशन जो कंपैरिजन स्टडी होगी उससे अपन को उसको निकालना पड़ेगा। यदि अपन संयोग बी की बात करें, यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा बढ़कर कितनी हो गई है, 2 इकाई हो गई है, 2 हो गई है और वाई वस्तु की मात्रा कितनी हो गई, 15 से कम होकर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो 15 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो सब्स्टिट्यूशन रेट कितना हो गया, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन 5:1। ये अपना क्या हो गया, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। इसी तरह से सी और डी पर एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, 3 और 4 इकाई है। इस 3 और 4 इकाई पर हमारी वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, 6 और 3 है। तो 10 और 6 के बीच में अंतर डिफरेंस कितना है, 4 का। तो 4:1 का अपना सब्स्टिट्यूशन रेट आ गया। और डी वाले संयोग बिंदु पर जब हमारी एक्स वस्तु की मात्रा कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर वाई वस्तु की मात्रा कितनी है, 3 है। तो 6 से 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर रेशो कितना आएगा, 3:1। इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। तो ये कैसे निकाला हमने टेबल से क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि जब उपभोक्ता ए बी सी डी उसके 4 संयोग के बिंदु है, इन 4 संयोग के बिंदुओं पर जब एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो वाई वस्तु की मात्रा में कमी होती जाती है और ये कमी की दर कहती होती है, सब्स्टिट्यूशन रेट के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। अब बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की या उदासीनता वक्र की या तटस्थता वक्र की। जैसा कि विदित है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसके बीच व्यक्ति या उपभोक्ता उदासीन हो जाता है।
उसको अपन क्या बोलते हैं, तटस्थ वक्र बोलते हैं। उदासीनता वक्र वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोगों का दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं, बिंदु पथ है, जिसमें एक समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता उनके बीच उदासीन हो जाता है। इसलिए इस वक्र को अपन क्या बोलते हैं, तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। जैसा कि डायग्राम्स को स्पष्ट हो रहा है। अब जो हमने टेबल आपको प्रदर्शित की थी उसी टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसके डायग्राम को एनालिसिस किया है। डायग्राम में हम देख रहे हैं OX अक्ष पर अपन ने X वस्तु की मात्रा को लिया है और OY अक्ष पर अपन ने Y वस्तु की मात्रा को लिया है। अब हम देख रहे हैं जब X वस्तु की मात्रा कितनी है, 1 इकाई है, तो Y वस्तु की मात्रा कितनी है, 15 है। यदि X वस्तु की मात्रा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का पॉइंट कौन सा हो गया, A हो गया। यदि X वस्तु की मात्रा को OX 0-1 से बढ़ा करके 2 होकर दिया जाता है तो Y वस्तु की मात्रा 15 से कम होकर कितनी हो गई, 10 हो गई। अर्थात जब हमने 1 इकाई X एक्सिस की बढ़ाई इंक्रीज की है तो Y की हमने 5 इकाइयों का सेक्रीफाई या त्याग किया है। इससे जो कॉम्बिनेशन के बिंदु बना हमारा कौन सा बना, B बना। अब नेक्स्ट अपना क्या है, जब थर्ड पे अपन देख रहे हैं X वस्तु की मात्रा कितनी है, 3 इकाई है, तो Y वस्तु की मात्रा कितनी हुई, 10 से कम होकर कितनी हो गई, 6 हो गई। इन दोनों कॉम्बिनेशन पॉइंट कौन सा होगा, C हो गया। और लास्ट में जब X वस्तु की मात्रा कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 इकाई हो गई, तो Y वस्तु की मात्रा 6 से कितनी हो गई, 3 हो गई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कौन सा है, D है। A, B, C और D जो कॉम्बिनेशन के बिंदु हैं, इनको जिस कर्व के द्वारा मिलाया जाता है उसको अपन बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। टेबल और डायग्राम दोनों से क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनके बीच व्यक्ति या उपभोक्ता तटस्थ या उदासीन या इग्नोसेंट हो जाता है। क्लियर, ये आपका इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र को हमने एक्सप्लेन किया है। अब बात करेंगे तटस्था मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एक तटस्था वक्र की जो रेखा OX एक्सिस और Y एक्सिस जो होते हैं, X और Y वस्तु जो होती है, इनके बीच में जितने तटस्था वक्र होते हैं, मानचित्र से मतलब क्या है, जहां एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व या तटस्था वक्र होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, तटस्था मानचित्र कहते हैं। एक से अधिक जिस चित्र में एक से अधिक वक्र होते हैं उसको अपन तटस्था वक्र या मानचित्र, तटस्था वक्र मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों की विशेषता क्या है, इंडिफरेंस कर्व की विशेषता क्या होती है, जैसे डायग्राम में है IQ1, IQ2, IQ3, IQ4, ये 4 अपने इंडिफरेंस कर्व हैं। इन चारों इंडिफरेंस कर्व की विशेषता क्या होती है, ये एक दूसरे से बीच में इनके बीच में समानांतर भी अंतर हो सकता है और असमानांतर भी अंतर हो सकता है। और तीसरी विशेषता क्या है, जितना नीचा तटस्था वक्र हो गया, इंडिफरेंस कर्व होगा, उतनी अधिक संतुष्टि को वह प्रकट करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तटस्था मानचित्र में एक से अधिक तटस्था वक्र होते हैं जिनके उत्पादन का स्तर भी क्या हो, अलग अलग होता है, और जितना कम नीचे वाला उत्पादन तटस्था वक्र होगा उतनी ही कम संतुष्टि को प्रकट करेगा, और जितना ऊपर वाला तटस्था वक्र होगा उतनी ही अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करेगा। अब बात करेंगे घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि विदित है, अभी हमने आपको इसके पहले भी आपको समझाया था कि तटस्था वक्र विश्लेषण घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम की मान्यता पर आधारित है। जब एक उपभोक्ता जब अपने उपभोग में X वस्तु की इकाई को बढ़ाता है तो वह अपने इस नए संयोग से पहले के बराबर संतुष्टि प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की इकाइयों को घटाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम बढ़ी हुई मात्रा से उसे जितनी अधिक संतुष्टि मिल रही है उतनी संतुष्टि की कमी घटाई गई वस्तु से होना चाहिए। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। XY दोनों वस्तुएं हो गई तो X एंड Y वस्तु की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू Y वस्तु की मात्रा में कमी अपॉन X वस्तु की मात्रा में वृद्धि। और इसको अपन फॉर्मूले के रूप में और कह सकते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ये आपका इसका फॉर्मूला होगा जिससे अपन घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को डायग्राम के द्वारा और चित्र के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चित्र में अपन देख रहे हैं टेबल में अपन देख रहे हैं ACEGF I, ये अपने क्या हो गया, कॉम्बिनेशन के बिंदु हैं। X वस्तु क्या हो गई, X वस्तु की मात्रा कितनी है, 1 2 1 2 3 4 5
ये अपनी इन कॉम्बिनेशन की x वस्तु की मात्रा है और y वस्तु की मात्रा कितनी है 20, 15, 6, 11, 8 और 6। ये अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, y वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है, लेकिन इनकी प्रतिस्थापन दर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अर्थात इनके बीच का रेशो कितना हो गया 5:1, 4:1, 3:1 और 2:1 हो गया। इसी को अपन फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। MRS XY इक्वल टू y वस्तु की मात्रा में कमी और x वस्तु की मात्रा में वृद्धि इक्वल टू डेल्टा y अपन डेल्टा x। अब अपन इसी टेबल को अपन डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं कि डायग्राम में अपन ने OX अक्ष पर अपन ने x वस्तु की मात्रा को लिया है और OY अक्ष पर अपन ने y वस्तु की मात्रा को लिया है। जो डायग्राम में AB पॉइंट दिख रहे हैं, CD पॉइंट दिख रहे हैं, EF पॉइंट दिख रहे हैं और GH पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, प्रतिस्थापन की दर, मतलब किसकी, y वस्तु की प्रतिस्थापन की दर को बता रहे हैं। और जो BC पॉइंट है, D पॉइंट है, FG पॉइंट है और HI पॉइंट है, ये क्या बता रहे हैं, x वस्तु की मात्रा में वृद्धि को बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं x वस्तु की मात्रा में वृद्धि एक समान स्तर पर हो रही है, लेकिन y वस्तु की मात्रा में जो कमी हो रही है वो एक समान स्तर में नहीं है, पहले अधिक है, फिर कम है, फिर कम है, फिर और कम है। इसका तात्पर्य हो गया कि इसी को अपन क्या बोलते हैं, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। जब उपभोक्ता या कंज्यूमर x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है और y वस्तु की मात्रा में कमी करता है, किसके लिए करता है, एक समान कॉम्बिनेशन को, वस्तुओं के एक समान कॉम्बिनेशन या संयोग के बिंदु को प्राप्त करने के लिए। और यह कमी कैसी होती है, घटती हुई दर से होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इस तरह से ये आपका अभी हमने आपको इंडिफरेंस कर्व, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, तटस्थता मानचित्र क्या होता है, तटस्थता तालिका क्या होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं उनको लेकर के मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।